हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 2022 के लिए आज हम लोग ग्रामीण परिवेश के टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इनमें स्कोर अपना कितना करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएं और जितना आप स्कोर इस वीडियो में करेंगे मान के चलिए इतना ही आप स्कोर अपने एग्ज़ाम में करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह ये PDF को हमने तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्या कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सुलभ शौचालयों में निर्माण के लिए केंद्र द्वारा कुल खर्च का लागत कितना % करती है। कहने का मतलब यह है जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, कौन सा शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो शौचालय में केंद्र और राज्य का कितना अनुदान है। तो मैं आपको बता दूं केंद्र इसमें 80% और 20%, यानी कि इसका जो अनुपात है वो 80-20 का अनुपात है, और राज्य इसमें क्या करती है, राज्य जो है अपनी 20% का अनुदान करती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको केंद्र पूछा गया तो आप 80% लगाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। बाकी आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता होगा सुलभ शौचालय के लिए इसमें 12,000 रुपये का प्रावधान किया जाता है, जो 6-6 हज़ार की 2 किस्तों के द्वारा किया जाता है। कितनी? 6,000 की और 6,000 की 2 किस्तों के लिए किया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या सिंचाई का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिंचाई का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, राहत या रेहट? ये रेहट क्या, पहले कुआं से जो सिंचाई होती थी उसे रेहट सिंचाई कहते थे, और नहर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? नहर। हालांकि नहर से जो लोग सिंचाई करते हैं उनसे उसका कुछ थोड़ा हिस्सा लिया जाता है पैसों के रूप में, लेकिन नहर सबसे सस्ता सिंचाई का साधन होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हरी खाद किस फसल में प्राप्त होती है? गेहूँ, सनई, अरहर या चना? हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है सनई इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गेहूं के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। करनाल बंट गेहूं का रोग है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे सनई जो होता है हरी खाद के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी समिति में सदस्य कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता होगा हमारे भाग 9 के खा में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, और भारत का संविधान का जो संशोधन था वो 97वां संविधान संशोधन था जो सहकारी समितियों से रिलेटेड था। तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है सहकारी समितियों के सदस्य कैसे बनाए जाते हैं, हिस्सा लेकर, ऋण लेकर या दान देकर। इनमें से कोई नहीं होगा तो कौन सा होगा? नामांकन द्वारा। नामांकन द्वारा जो भी होता है वो सहकारी समितियों के सदस्य बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एडीओ, बीडीओ, ग्राम्य विकास अधिकारी या आपका ग्राम प्रधान? तो विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। किसे सर? ये वाला बीडीओ, ठीक है। और जो ग्राम विकास अधिकारी होता है ये होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये बीडीओ होता है, याद रखेंगे। बीडीओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी प्रधान की बात करेंगे तो प्रधान ग्राम पंचायत से चुना जाता है। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या रोजगार बीमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र और राज्यों के क्रमशः नीचे दिए गए किस अनुपात में वहन करता है? यानी कि जो रोजगार बीमा योजना है, रोजगार बीमा योजना कौन सी योजना सर? रोजगार बीमा योजना। तो मैं आपको बता देता हूं रोजगार बीमा योजना के बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो अनुदान की बात की गई वो 80 और 20 के अनुदान की बात इसमें भी कही गई है, ठीक है। कुछ अनुदान मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे आपको आवास योजना जो आती है, आवास योजना में आपको याद रखना केंद्र 60 करता है और राज्य कितना करता है? 40 करता है, ठीक है। और जल जीवन मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट जल जीवन मिशन है, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन है 50-50 की योजना है, ये कई बार आपके एग्जाम में सीधी छपी है, ठीक है। 50-50 योजना है जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जल जीवन मिशन में 50-50 की योजना है, और अब की बार इसमें केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ का बजट इस बारे जो वर्तमान में बजट पेश किया गया 2022-23 का, इसमें जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ का अनुदान दिया गया, ये भी बात आपको याद रखनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है 80-20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% छपेगा। कह रहा है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम IACR नई दिल्ली ने किस वर्ष शुरू किया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना ICAR का स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको स्थापना बताना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो प्रयोगशाला से खेत के लिए कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था किसने? तो आपको याद रखना है कब सर?
1979 में प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था ICAR नई दिल्ली के में। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या रहा? शोध प्रणालियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनाते हैं। तो आपको बाकायदा सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देंगे। कह रहा कार्यगत शोध परियोजना ICAR नई दिल्ली ने वर्ष 1974 में शुरू की। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद आपको रखना है कि जो कार्यगत शोध योजना थी, सबसे पहले आपको याद रखना 1974 में किसने स्टार्ट की? तो क्या बोलेंगे? ICAR ने नई दिल्ली में स्टार्ट की थी। ठीक है, शोध का इनके विषय क्या था, आइए इन पर आप लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना आधारभूत शोध संरचना का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो आधारभूत शोध ज्ञान की रचना आपको होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक शोध भी होना चाहिए और प्रोग्रात्मक शोध भी होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना 1974 में ICAR के द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई थी। ठीक है, तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपेगा। पूरा इस क्वेश्चन का मैं हिस्ट्री आपको बताता हूं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय भोज्य रोजगार कार्यक्रम, इसे आप नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के रूप में अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, को कब चालू किया गया था? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1977 में क्या हुआ सर? 1977 में सबसे पहले काम के बदले अनाज शुरू किया गया। क्या हुआ सर? काम के बदले, मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। काम के बदले अनाज शुरू किया गया। ठीक है, काम के बदले अनाज प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब अनाज प्रोग्राम ये शुरू किया गया था? आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1977 में। ठीक है, इसको दूसरी बार 2001 में स्टार्ट किया गया। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है कि 2000, जब 1977 आपको नहीं दिया होगा तो आप 2001 में लगाएंगे। ठीक है, तो 2001 में काम के बदले अनाज योजना को फिर शुरू किया। फिर आपको याद रखना है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के रूप में कब सर? 2004 में इसे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के रूप में 2004 में मतलब इसको प्रोग्राम को चालू किया। कब सर? 14 नवंबर 2004 को फिर इसे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब याद रखना है इसका जो विलय कर दिया गया था वो आपको याद रखना है। जो आपकी मनरेगा चली थी, मनरेगा में 2005 का अधिनियम था, 2006 में फिर इसका विलय कर दिया गया काम के बदले रोजगार योजना का। ठीक है, तो आपको याद रखना है 14 नवंबर 2004 को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आता है और इसका विलय जो हुआ वो किसमें? मनरेगा में कर दिया गया। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, पूरा आपको सोल्यूशन मैंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में से कि मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? मिश्रित खेती, संयुक्त खेती, एकल खेती, इनसे बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं धीरे धीरे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊंगा। फिर मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य होता है? एक खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाना, यह मिश्रित खेती होता है। एक खेत में एक के बाद दूसरी फसल को उगाना। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है एक खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाना। जैसे आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब हम लोग ग्रामीण इलाके में लाही में मसूर बो देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? ये मिश्रित खेती होती है। ठीक है, गेहूं में जौ की खेती साथ साथ की जाती है, वो क्या है सर? मिश्रित खेती होती है। गन्ने में कोई सब्जी बो देते हैं तो वो क्या होती है? वो मिश्रित खेती के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब आप पशुपालन, मतलब कृषि और पशुपालन जब करते हैं, कृषि प्लस पशुपालन जब आप करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पशुपालन जब आप करते हैं इसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर, कृषि और पशुपालन साथ साथ जब किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमला ये क्वेश्चन देखिए क्या करा। देश में ग्रामीण विकास हेतु रोजगार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी? इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, क्या समझिएगा। देश में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई? देखिए सबसे पहले आती है जवाहर रोजगार योजना। कौन सर? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना जो लाई जाती है वो कब लाई जाती है? वो 1989 में लाई जाती है। कब सर? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाई जाती है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई जाती है और इस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, कब सर? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया जाता है। ग्राम समृद्धि योजना कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? तो आपको याद रखना है अप्रैल 1999 में इसका कर दिया जाता है। ठीक है, समृद्धि योजना आपको समझना है। ठीक है, समृद्धि योजना कर दिया जाता है अप्रैल 1999 में। जब इसमें NREP और RLEGP को भी शामिल किया जाता है। दो योजना और थी, कौन? NREP और RLEGP, ये दोनों योजना मतलब 3 योजना, जवाहर रोजगार योजना, NREP, RLEGP, ये 3 योजनाओं को शामिल करके ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनाई गई 1999 में। ठीक, फिर क्या हुआ? 2001 में इन सभी योजनाओं को, मतलब ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हुई और 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 2001 में इसे संपूर्ण
संपूर्ण ग्रामीण मतलब स्वरोजगार के लिए वो भी थी, ये भी हो गई। संपूर्ण ग्रामीण लिखता हूं मैं, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना बना दिया गया 2001 में। और संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना का विलय 2006 में किसमें कर दिया गया? मनरेगा में कर दिया गया। पूरा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम बनेंगे। थोड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अप्रैल 1999 होगा। पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कर रहा है बताइएगा। कह रहा आधुनिक बौनी फसलों की आवश्यकता कैसे होती है? आपने तो सुना होगा कि धान की बौनी किस्म, गेहूं की बौनी किस्म या किसी भी फसल की बौनी किस्म होती, तो उसमें बौनी किस्म का मतलब क्या होता है? आधुनिक बौनी फसलों की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है? अधिक उर्वरक कम पानी के लिए, अधिक पानी कम उर्वरक के लिए, अधिक पानी अधिक उर्वरक के लिए, ना अधिक पानी ना अधिक उर्वरक। मतलब जो बौनी प्रजातियां उनमें पानी भी कम होता है और उर्वरक भी कम पड़ता है, इसलिए बौनी प्रजातियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बाकी आपके 3 गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं का क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, केवल मिट्टी का तेल, लेवी का तेल, खाद्यान्न गेहूं चावल और खाद्यान्न तेल, ये सभी के सभी पदार्थ मिलते हैं किसमें? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा वसंत ऋतु की फसलों की बुवाई की जाती है मध्य फरवरी से मध्य मार्च, जून से जुलाई, अप्रैल से मई या नवंबर दिसंबर। तो क्या बोलेंगे? मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में वसंत ऋतु की फसलों की बुवाई की जाती है। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है, छपने वाले प्रश्नों में से ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? गंगा यमुना की बाढ़ से तबाही होती है, किंतु बाढ़ के समय लाई गई आर्द्र व उपजाऊ मिट्टी से गेहूं की खेती अच्छी तरीके से होती है। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है? मतलब इसमें क्या कमी होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत न्यूनतम होती है, याद रखेंगे। मतलब क्या होता है, गंगा यमुना जो बाढ़ का पानी लाती है, आपने उत्तरी मैदान में पढ़ा होगा, जब बाढ़ का पानी आता है तो उसमें नई काप मिट्टी लाई जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो मृदा होती है वो उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। उपजाऊ होती है, इसलिए गेहूँ की आपने तराई क्षेत्र में गन्ना और उसके नीचे आपका गेहूँ, उत्तरी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में किसी गेहूं की खेती ज़्यादा की जाती है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन न्यूनतम आवश्यकता होती है, इसीलिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूपी जीके से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का 0 से 6 आयु में लिंगानुपात कितना था? 908, 899, 918 या 940। तो राइट आंसर क्या होगा? 899। कितना लिंगानुपात था 0 से 6 आयु का? बाकी उसे 912 है। कितने नॉर्मल का? कितना? 912 है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कौन सी कृषि निवेश एग्रीकल्चर इनपुट्स में नहीं आता? मतलब कृषि निवेश में नहीं आता। तकनीकी ज्ञान, सिंचाई जल, खाद्य उर्वरक या बीज। तो कह रहा कौन सा कृषि निवेश में नहीं? जो सिंचाई जल आता है वो आपका कृषि निवेश में नहीं आता। इसमें आप तकनीकी ज्ञान होता है, आप निवेश कर सकते हैं, मतलब तकनीकी ज्ञान आपके लिए बढ़िया होता है। खाद्य जब उर्वरक लगाएंगे तो उसमें फसल भी होगी, लेकिन सिंचाई ज्ञान, जो सिंचाई का जल होता है वो कृषि निवेश के रूप में आप नहीं देखते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये सामाजिक मतलब आपके ग्रामीण से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रामीण परिवार का विघटन का कारण क्या है? एक तो गृह क्लेश हो जाता है, आपने घर में देखा होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या जब हो जाती है तो घर में गड़बड़ मामला हो जाता है, ठीक है। खेतों का आकार घटना, मतलब क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपने देखा है, दादाजी थे, दादाजी के पास मान लिया 5 बीघा जमीन थी, ठीक है। मान लिया 6 बीघा जमीन थी, कितनी थी? मान लिया हमने 6 बीघा जमीन थी, ठीक है। तो 6 बीघा जमीन थी दादाजी के पास। अब इनके 2 पुत्र हुए, तो क्या हुआ? इनमें 3-3 रह गई। अब इनके भी 2-2 पुत्र रह गए, तो इनके पास 1.55 रह गए। तो क्या हुआ? ये मतलब जमीन कम होती है तो खेतों का आकार जब घटता है तो विघटन का कारण बनता है, ठीक है। शायद कोई बड़ा आदमी बन सकता था इसलिए, और अशिक्षा भी होती है। तो उपयुक्त सभी जो होते हैं वो ग्रामीण परिवार में विघटन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश में 110% बनेगा, चाहे वो योजनाओं के रूप में पूछे या ऐसे पूछे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेगा। क्या करेगा क्वेश्चन? समझिएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो घोषित कर दी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ये पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामीण परिवेश के लिए। इसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी लाया गया। ऐसे कई कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% छपेगा। कह रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1999, 2000, 2002 से 2003, 2000 से 2001, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? जो आपकी याद रखेंगे
NAIS क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसकी शुरुआत 1999-2000 के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, क्या है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई किस वर्ष की गई। रटा क्वेश्चन होगा आपको, कब, 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। ये बात आपको याद रखना, 12 जुलाई को, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। तो आपका स्कोर कितना रहा, आपको पेपर ये मतलब पूरा मॉडल पेपर किस प्रकार लगा, ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन जबरदस्त आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लगातार ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए 110% आपको साबित होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।